नमस्कार, आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं। खबर आप तक हर पहुंचाते हैं हम। और कल का जो बंगाल इलेक्शन था उसके अंदर जो रिज़ल्ट आया, उसके बाद जम्मू के अंदर क्या उस इलेक्शन की प्रक्रिया है, यानी कि उसका क्या रिएक्शन है, इसी बारे में आज बात करने के लिए मैं आया हूं हर्षदेव सिंह जी के पास। क्योंकि हर्षदेव सिंह जी का और पैंथर्स पार्टी का ये कहना है कि भारत के अंदर जो इतने ज़्यादा कोरोना के केसेस हुए हैं उसके पीछे बड़ा कारण है जो ये लगातार इलेक्शंस रैली चलती रही और इन इलेक्शंस को यहाँ पर कंडक्ट करवाया गया, और उसके पीछे भारत सरकार का पूरा हाथ है जो लगातार यहाँ पर कोरोना के केसेस फैल रहे हैं, जो हर्षदेव जी ने कहा है। हर्ष जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपनी ये बात कही है, क्या आप कहना चाहेंगे और क्या पैंथर्स पार्टी का कहना है? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूँ कि जो हिंदुस्तान में कोरोना लगातार फैलता जा रहा है, ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस आ रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। सबसे ज़्यादा लोग मर रहे हैं। जहाँ बाकी मुल्कों ने इसके ऊपर नियंत्रण कर लिया है, वहीं हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ कोरोना जो है वो ज़ोर पकड़ रहा है। बहुत सारी कंट्रीज़ ने कोरोना को पूरे तरीके से वाइप आउट कर दिया है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस बात की चर्चा भी होना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों ने जिम्मेदारी ली, जिन लोगों ने बड़े बड़े वादे किए और विश्व गुरु अपने आप को ऐलान कर दिया और ये कहा कि पूरी दुनिया को हम कोरोना का मंत्र देने जा रहे हैं। आपको याद होगा आशीष, आज से 15 महीने पहले जब कोरोना की शुरुआत हुई, उस वक़्त तमाम कंट्रीज़ जो है वो जुट गई संसाधन नए नए जुटाने में कि कोरोना से हमने किस तरीके से आने वाले वक्त में निपटना है। हॉस्पिटल मुख्तलिफ मुल्कों ने बनाना शुरू कर दिए, ऑक्सीजन प्लांट्स लगाना शुरू कर दिए, वेंटिलेटर्स बनाना शुरू कर दिए, दवाइयाँ बनाना शुरू कर दी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी उस वक्त ये कहते रहे शुरुआत में कि लॉकडाउन कीजिए और ताली बजाइए, थाली बजाइए और घंटी बजाइए। अपने आप को कहने लगे कि हमने कोरोना का मंत्र सारी दुनिया को दे दिया है। आज जब सारे मुल्क में जो है कोरोना की लहर एक पूरी शिद्दत के साथ, पूरी तेजी के साथ फैल रही है, और आप देखेंगे शमशानों के अंदर लाइनें लगी हुई हैं लाशों की, धधकती हुई चिताएं आज एक आम स्पेक्टेकल, एक आम सीन बन गया है। मरीज अस्पतालों में तड़प रहे, परिजन बिलख रहे, शमशान आबाद हो चुके हैं, मौत जो है वो नाच रही है आज। लेकिन यहां ऑक्सीजन पूरी नहीं हो पा रही है हिंदुस्तान में। लोगों को वेंटिलेटर्स की कमी हो रही है, ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स नहीं, दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, नकली दवाइयां यहां चल रही हैं, लोगों का इलाज ठीक से नहीं हो रहा है, लोग मर रहे हैं। ये अवॉइडेबल डेथ्स हैं जिनको रोका जा सकता था, लेकिन इनको रोकने के लिए प्रयास नहीं किए गए जो दूसरे मुल्कों ने किए, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान जो है वो कोरोना केसेस में पूरी दुनिया में सबसे ऊपर आ रहा है, सबसे ज़्यादा केसेस जिसमें आ रहे हैं। इसकी तरफ जो है वो तवज्जो देनी होगी। ना केवल हमने इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि हमने इलेक्शंस के ऊपर पूरी तवज्जो दी। जब हमें ये सहूलियात मुहैया करवाने की ज़रूरत थी मुल्क के अंदर, उस वक़्त हमारी सरकार के ये बड़े बड़े नेता जो हैं ये इलेक्शंस में जुटे हुए थे। पिछले 1-1.5 साल से बंगाल में लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र के मंत्री हैं वो डेरा जमाए हुए बैठे थे, बंगाल के अंदर, केरला के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, और जैसे इलेक्शंस बाकी स्टेट्स में अभी हुई हैं 5 स्टेटों के अंदर, ये लगातार जो है अपने मंत्रियों को भेजते रहे, अपने केंद्र के जो लोग हैं और दूसरे जो लोग हैं जिनको कोरोना को रोकथाम के लिए इंतजामात करने चाहिए थे, उस दौरान ये इलेक्शंस में जुटे रहे और अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को फुलफिल करने में लगे रहे। फिर इलेक्शंस का ऐलान हुआ, अच्छी बात है, ठीक है, आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं करवाइए, लेकिन 8 फेजेस में इलेक्शन करवाने की क्या तुक थी, मुझे बताइए आशीष।
और आपने हजारों और लाखों लोगों को एक मंच पर इकट्ठा होने की बार बार इजाजत दे दी। जब सब पार्टियों ने यह कहा कि इन फेजेस को कम कर दीजिए, 8 फेजेस में इतने प्रोलॉन्ग इलेक्शंस करना जो है वो लोगों के हित में नहीं है और इसकी वजह से कोरोना जो है उसका फैलाव होगा। सब पार्टीज ने कहा, लेकिन बीजेपी उस वक्त एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो कहती थी नहीं, ये 8 फेजेस में होगी, ताकि इनके तमाम दिल्ली के नेता जो हैं, जो बड़े बड़े मंत्री हैं, वो पहुंच सकें और एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ये सारे लोग जा सकें मंत्री, और वहां अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए वहां रैलियां कर सकें। इसलिए 8 फेजेस में वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस जो है उसको करवाया गया, पूरी सरकार को वहां बिठाया गया। क्या वजह है, क्या वजह है कि आप इलेक्शंस में भी लगे रहे और आपने जो आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी कोरोना को रोकथाम के लिए, जैसे बाकी मुल्कों ने रोका है, आपने क्यों नहीं की? और उसके बाद आपने क्या किया? पहले आप ताली और थाली के ऊपर जो है वो जोर देते रहे, फिर आपने इस वर्ष जनवरी के महीने में जो हमारे पास वैक्सीन्स थी उनको एक्सपोर्ट करना बाहर की कंट्रीज को शुरू कर दिया, दवाइयों को एक्सपोर्ट करना आपने शुरू कर दिया। आपसे जब पूछा गया, आपने कहा हमारे पास इतनी दवाई, हमें तो किसी बात की चिंता नहीं है, हम तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हैं, कि सारी दुनिया में अब हमारा डंका बजने वाला है कि हम उनको दवाइयां दे रहे हैं, हमें तंगी नहीं है, हमारे पास बहुत दवाई हैं। और आज बताइए आशीष, आज अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन जो 2,500 रुपए का होता है वो 1.5 लाख रुपए में बेचा जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मीडिया के ऊपर आए दिन रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 2,500 की दवाई 1.5 लाख रुपए में हिंदुस्तान के अंदर बिक रही है। ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन प्लांट्स आपने नहीं लगाए, अभी आपने ऐलान किया ऑक्सीजन प्लांट्स हम लगाने जा रहे हैं। अब क्या करोगे लगाकर? अब जब लोग ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन दोगे किसको? क्यों पहले ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं बने? आपके पास पैसा था, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में कितना पैसा इकट्ठा हुआ, पिछले 15 महीनों से लोग जो हैं वो पैसा दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में। प्राइवेट सेक्टर से पैसा आ रहा है, मुलाजम पैसा दे रहा है, पेंशनर से पैसा काटा जा रहा है, जहां तक कि जो सैनिक हैं जो इस वक्त नौकरी कर रहे हैं उनका पैसा भी कटा। डीए उनका जो है उनका 1.5 साल से डीए कट रहा है, जो पेंशनर्स हैं उनका 1.5 साल से डीए कट रहा है। 1.5 साल से आप उनका पैसा काट रहे हैं, लेकिन वो पैसा कहां गया इसका हिसाब देने के लिए आप तैयार नहीं हैं। आप कहते हैं हम तो आरटीआई का जवाब नहीं देंगे कि पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा आया। वो पैसा आपने इकट्ठा किया था इसलिए ताकि आप कोरोना के दौरान लोगों की मदद कर सकें, उनको सहूलियत फराहम कर सकें। हां, एक बात आपने जरूर की, आपने मुफ्त राशन दिया, लेकिन वो राशन कितनी देर दिया? 3 महीने आपने राशन दिया। और मुलाजमों से पैसा कब से आप इकट्ठा कर रहे हैं? 1.5 साल से उनका डीए और पेंशनर्स का और एक्स सर्विसमैन तक का डीए जो है वो 1.5 सालों से काटा जा रहा है। और 3 महीने का राशन देके आपने कह दिया आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। लोग ये कहते हैं इस पैसे का इस्तेमाल इलेक्शंस में किया गया, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को, हिंदुस्तान के आवाम को देना होगा कि लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता है, उसको अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। अपने दफ्तर बड़े बड़े जो बनाए हैं इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर या तहसील लेवल तक चलेगी है भारतीय जनता पार्टी, वहां इस्तेमाल किया गया, लोगों की इस्तेमाल। अभी कहते हैं आप ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने जा रहे हैं। अब क्या करोगे ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने के? परसों इन्होंने ऑर्डर किया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को जो इंपोर्ट किया जा सकता है, प्राइवेट लोगों को हम इजाजत दे रहे हैं। अरे 15 महीनों के बाद आप इजाजत दे रहे हैं प्राइवेट लोगों को कि आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जो है वो बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं। आज तक जितनी मौतें हुई हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? हमें खुशी है कि हाई कोर्ट मद्रास ने एक पहल की है। आज तो सुप्रीम कोर्ट भी लताड़ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लताड़ पड़ रही है, आए दिन स्टेट गवर्नमेंट्स को भी पड़ रही है। और मद्रास हाई कोर्ट ने तो जहां तक कह दिया इन मौतों के लिए तो मर्डर चार्जेस लगने चाहिए इन लोगों के खिलाफ। ये कोई अपोजिशन का नेता नहीं आज ये बात कर रहा है, आज अदालतें ये बात कर रही हैं, हाई कोर्ट से बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रहा है कि सरकार की लापरवाही की वजह से लोगों की जानें गई हैं। क्या कोई जिम्मेदारी लेगा इस बात के लिए? क्या आपको जवाब नहीं देना है हिंदुस्तान के अवाम को
कि आपका जो रवैया रहा है पिछले 1.5 साल तक, आपने जिस गैर जिम्मेदाराना रवैये का जो है जो दिखाया है यहां, उसके लिए आपको हिंदुस्तान के अवाम को क्या जवाब नहीं देना होगा? लोगों ने आपको वोट दिए। और जम्मू के अंदर भी देख लीजिए, मैं देख रहा हूं, आज भी सुबह मुझे एक टेलीफोन आया, हमारे ही उधर से उदक गांव है रामनगर में, वहां से एक मरीज, वो कहते 3 दिन से हम कह रहे हैं कि हमें वेंटिलेटर दो, हमें वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है। जम्मू के लोगों ने बीजेपी को ऑक्सीजन दी, बीजेपी को ऑक्सीजन तो हम लोगों ने दी है ना। ऑक्सीजन के प्लांट आप कश्मीर में लगा रहे हैं आज, अच्छी बात है, वहां भी लगाइए, लेकिन यहां भी लगाइए। इसी बात पे आया था, 4 ऑक्सीजन के प्लांट श्रीनगर में चल रहा है, कश्मीर में, लेकिन जम्मू के अंदर एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। एक टैंक लगा दिया है जो रोज हिमाचल से गैस आती है और उसको भरा जाता है। अगर किसी दिन वो नहीं आती है तो भगवान ना करे यहाँ पर बहुत बड़ी एक त्रासदी हो सकती है। क्या जम्मू को प्लांट नहीं मिलना चाहिए था? यहाँ पर टेंडर भी हुआ था, लेकिन वो टेंडर इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि सिर्फ एक ही आदमी उसमें सामने आया और उनका कहना था कि 2 लोग आते तो टेंडर होता। वो टेंडर वैसा का वैसे ही पड़ा रहा। जबकि जो शराब की दुकानों की टेंडरिंग के लिए इन्होंने इतनी तेजी की और ई टेंडरिंग दिन रात लगा के इन्होंने ई टेंडरिंग कर दी, लेकिन ऑक्सीजन के प्लांट के लिए टेंडरिंग नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मुंह काला करेंगे लोग एक दिन आने वाले वक्त में। मेरी एक बात याद रखिएगा, आज शायद ये बात कड़वी लगे कुछ लोगों को, लेकिन लोगों के अंदर इतना गुस्सा आज के वक्त में है। जैसे मैंने आपको कहा, जम्मू के लोगों ने आपको ऑक्सीजन दी है और आपने हमसे हमारी जिंदगी हमारे लोगों की आप छीन रहे। ऑक्सीजन का प्लांट यहां नहीं लग सकता। एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता आज बोलने के लिए तैयार नहीं है। कहां है वो 25 MLA आज? कहां है वो 2 मेंबर पार्लियामेंट? उनमें से एक को हमने प्रधानमंत्री के कार्यालय में बिठाया हुआ है। आज उनकी जुबान से एक लफ्ज नहीं निकलता है और आज सारे के सारे जो फैसले होते हैं वो जम्मू विरोधी फैसले हो रहे हैं, जम्मू विरोधी फैसले हो रहे हैं। मैं कहता हूं, आपने हमारी स्टेट हमसे डोगरों की छीन ली, आपने हमसे सुविधाएं छीन ली, हमारे नौजवानों का रोजगार आप लोगों ने हमसे छीन लिया, महंगाई आपने हमारे सिर के ऊपर थोप दी और ऑक्सीजन तक भी आप हमें देने के लिए तैयार नहीं है। कितना बर्दाश्त करेंगे? लोगों के सब्र का पैमाना छलक रहा है आज की तारीख में। और आप आशीष, आप बहुत कवर कर रहे हैं आज के दिन में। मैं देखता हूं आए दिन आप हॉस्पिटल में जाकर, और हम देखते हैं किस तरीके से पेशेंट्स को आप दिखा रहे हैं, कितनी बुरी हालत से आज का मरीज जो है वो गुजर रहा है। कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। आज मैंने बार बार टेलीफोन किए मेडिकल सुपरिटेंडेंट को, कोई उठाने के लिए आज तैयार नहीं है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। अरे लोगों की जिंदगी को इतने सस्ते में ले रहे हैं आप। आपको सत्ता के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी आज पूरे तरीके से मैं कहता हूं बेनकाब हो चुकी है पूरे हिंदुस्तान के सामने कि आपको सत्ता चाहिए और सत्ता के अलावा आप कुछ नहीं चाहते। लेफ्टिनेंट गवर्नर से कुछ आप अपील करना चाहेंगे? जो सिचुएशन यहाँ बनी है, क्योंकि बेड्स की भी कमी हो रही है हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन की अगर प्रॉब्लम हो रही है, बत्रा हॉस्पिटल में 4 लोगों की मृत्यु हो गई, कुछ दिन पहले एक GMC में मृत्यु हुई थी, सिर्फ यही कि ऑक्सीजन नहीं मिली। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन है तो फिर लोगों को मिल क्यों नहीं रही? किस लिए रखे हैं ये सिलेंडर या ऑक्सीजन? किस लिए रखी है? लोगों को देने के लिए रखी है या फिर देखने के लिए? आशीष जी, मुझे लगता है कि ये बड़े बड़े लोगों के लिए रखे हैं जो वो बीमार होंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना से बड़ा आदमी तो कोई मर नहीं रहा है, कोरोना से तो गरीब ही मर रहे हैं, जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो डाउन ट्राडन हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, वो मर रहे हैं क्योंकि उनको पूछता कोई नहीं है। उनको ऑक्सीजन चाहिए होगी तो उनको बार बार जो है वो चक्कर लगाने हैं डॉक्टरों के पीछे, और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके पीछे सिफारिशें चाहिए, लेकिन उनके लिए नहीं है। ये रखते हैं कि ये जब ज़रूरत पड़ेगी तो बड़े लोगों को जब ज़रूरत पड़ेगी तो उनको देंगे। आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष भी यही हुआ कि जब बीजेपी के लोग बीमार होते थे तो नारायणा हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया जाता था, और आम आदमी को हमने देखा है हॉस्पिटल के बाहर जो है वो ज़मीन के ऊपर लटाए हुए हमने देखा है, इमरजेंसी के बाहर लेटे हुए लोगों को देखा है जिनको बेड तक मुहैया नहीं होता था। या 2 कानून जो है वो नहीं चलेंगे यहाँ। मैं ये इस सरकार को कहना चाहता हूँ, अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है। क्या गरीब की आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है?
संविधान ने हमको बराबर का अधिकार दिया, लेकिन आपने अमीर और गरीब के अंदर भी इतना भेदभाव कर दिया। और कोरोना के दौरान जो है सबसे ज्यादा मार अगर आज की तारीख में पड़ रही है तो वो गरीब को पड़ रही है, क्योंकि गरीब जो है वो दवाइयों का भार नहीं उठा पा रहा है। और जिस तरीके से कालाबाजारी भी जो हो रही है, ऑक्सीजन की कालाबाजारी है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कालाबाजारी है, रेमडेसिविर की कालाबाजारी है, जो आए दिन रिपोर्टिंग हो रही है। किस तरीके से गरीब आदमी जो है ये इतने महंगी दवाएं जब आप स्टॉक करके रखेंगे, ब्लैक मार्केटिंग इनकी करेंगे, तो किस तरीके से एक गरीब आदमी की जिंदगी को आप बचा सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इस हुकूमत के ऊपर एक सवाल जो है वो खड़ा होता है और इनको जवाब देना होगा। जैसे मैंने कहा आशीष जी के लाशों के ढेर लग रहे हैं, लाशों के ढेर लगे हुए हैं आज, और लाइन में लोग लगे हुए हैं लाशों को दाह संस्कार करने के लिए। शमशानों के अंदर जगह नहीं मिल रही है। आए दिन हम टीवी के ऊपर यही देख रहे हैं। क्या इसलिए हमने इन लोगों को जो है इनके हाथ में सत्ता दी थी? पहले नोटबंदी के नाम पर बीजेपी ने लाइनें लगवाई, फिर आधार कार्ड के उसमें भी लोग मर गए लाइनों में लगे हुए, आधार कार्ड के लिए लाइनें लगाकर रखी। अब शमशानों में लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि आप क्राइसिस मैनेजमेंट में पूरी तरीके से फेल हो चुके। आप इन हालात के ऊपर काबू नहीं पा सके। अगर दुनिया के बाकी मुल्कों ने काबू पाया तो हिंदुस्तान में ये केसेस दिन प्रतिदिन कैसे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुल्क, जैसे मैंने कहा, जहां कोरोना को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, जहां कोई केस आज की तारीख में नहीं आ रहा है, और यहां आए दिन इतने केस का आना, मैं कहता हूं कि ये जो है कभी भी अपने आप को आप लोग जस्टिफाई, मोदी और शाह साहब, मैं कहना चाहूंगा आप अपना मॉरल राइट जो है वो खो चुके हैं। अपनी अंतरात्मा में झांक के देखिए, अपने जमीर को टटोलिए। क्या आपको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार है आज की तारीख में? बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने का। मैं एक बार फिर से अपील करूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि ऑक्सीजन प्लांट की जल्द से जल्द यहाँ पर जो है ज़रूरत है वो लगना चाहिए, यहाँ पर जो अभी तक लगा नहीं है। कश्मीर के अंदर 4 ऑक्सीजन प्लांट चल रहे हैं, जम्मू के अंदर एक भी नहीं चल रहा है। किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है? टेंडरिंग करवाइए जल्द से जल्द और इस ऑक्सीजन प्लांट का यहाँ पर काम शुरू हो जाए, ताकि लोगों को ऑक्सीजन की वजह से ना मरना पड़े। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।